Hello, friends, and welcome to the Hindu editorial analysis for 30th of August 2023। तो शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का डिस्कशन। फर्स्ट एडिटोरियल इज अ न्यू मॉडल, अ नो नॉनसेंस अप्रोच बाय द अथॉरिटीज प्रिवेंटेड अनदर फ्लेयर अप। तो जो विश्व हिंदू परिषद है और उसके जो एफिलिएट्स हैं, उन्होंने अगस्त 28 को जो है एक प्रोसेशन की डिमांड की थी। फिर से वहीं वो जो कम्युनली वॉलेटाइल नूह डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में वहां पे, और जिससे जो है जाहिर सी बात है अथॉरिटीज जो है वो चौकन्नी हो गई। और क्योंकि इसी तरह का जो प्रोसेशन एक हुआ था पीछे जुलाई 31 में, उसकी वजह से क्लैशेज हो गए थे जिसमें लोगों की जान भी गई और काफी प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ। ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है परमिशन डिनाई कर दी, लेकिन क्या है कि जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे जो इन आउटफिट्स के थे, उनको जो है अलाउड किया गया था, और वो भी बिटवीन पुलिस प्रोटेक्शन, कि वो प्रेयर ऑफर्स कर सकते थे। ठीक है ना। और जो वो मंथ लॉन्ग जो भी वो रिचुअल्स थे उनसे रिगार्डिंग कि उसका कंप्लीशन सही से हो जाए, उसके लिए उनको प्रेयर्स अलाउड की थी। और सारा का सारा जो भी ये कंक्लूजन हुआ था, ये इवेंट हुआ है, वो पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के साथ हुआ था। और जो एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटीज इन्होंने पूरे फुल प्रूफ मेजर्स जो है इस बार जो है किए थे। जो इंटरनेट सर्विसेज थे, बल्क एसएमएस थे, उनको ब्लॉक कर रखा था। ठीक है ना। स्कूल कॉलेज बैंक जो है वो भी बंद कर दिए थे, और पैरामिलिट्री पर्सनल्स और पुलिस को जो है अच्छे से डिप्लॉय किया हुआ था। ठीक है ना। मीटिंग भी की थी जो पुलिस चीफ हैं स्टेट के, उन्होंने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ। ठीक है ना। और बाकी जो नेबरिंग स्टेट है उनके साथ भी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है उनको अच्छे से जो है उन पे वॉच रखा गया था। ठीक है ना। ताकि कोई ऐसा जो ट्रबल मेकर्स वगैरह हैं वो कुछ ना कर सके। ठीक है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे कहा कि अगर इसी तरह के मेजर्स जो है और अननेस्ट जो दिखाई है एडमिनिस्ट्रेशन ने, अगर वो ली गई होती पहले, तो जो सिचुएशन जुलाई 31 को हुई थी वो शायद प्रिवेंट की जा सकती थी। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है ऑथर के अकॉर्डिंग कि आपको पता नहीं था, क्योंकि ऑथर ये बता रहे कि पहले से ही इनपुट थी। जो स्टेट सीआईडी यूनिट है उसने इनपुट कर दिया था कि देयर कुड बी पॉसिबल ट्रबल ड्यूरिंग द रिलीजियस प्रोसेशन। जो जुलाई 31 को प्रोसेशन हुआ था उसके लिए पहले इनपुट आ गए थे कि कुछ ट्रबल हो सकता है। तो ये सारे जो अननेस्टनेस और जो ये सब जो मेजर्स अभी जो लिए गए हैं वो सारे तब भी लिए जा सकते थे, और वो जो इवेंट था वो प्रिवेंट किया जा सकता था। ठीक है ना। तो ऑथर ने फर्दर कहा कि ऑल स्टेक होल्डर्स मस्ट लर्न देयर लेसन्स आफ्टर द 10th डे विच थैंकफुली पास विदाउट अ फ्लेयर अप। और ये जो अच्छे से ये दिन जो बीता 28 अगस्त का, जो एक तरह से ये इवेंट रहा, तो उससे सीखने की जरूरत है। फिर ऑथर ने भी कहा हिंदूज एंड मुस्लिम्स मस्ट पुट द रिसेंट पास्ट बिहाइंड देम टू रिस्टोर म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी। दोनों ही कम्युनिटीज को ट्रस्ट और हार्मनी मेंटेन करनी चाहिए, उनको रिस्टोर कर लेना चाहिए। ठीक है ना। और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोला है मस्ट डील विद एनी अनस्क्रूपुलस अटेम्प्ट्स टू डिसरप्ट द पीस ऑफ द रीजन अगेन विद एन आयरन हैंड एंड सेंड अक्रॉस अ क्लियर सिग्नल टू फ्रिंज एलिमेंट्स दैट नो वन इज अबव द लॉ। पुलिस को जो है ये क्लियर मैसेज भेजना चाहिए कोई भी जो है लॉ से ऊपर नहीं है, और अगर कोई पीस को डिसरप्ट करने की कोशिश करता है कोई ऐसा एलिमेंट, तो उसको जो है उसको कड़े हाथों से, मतलब कड़े थोड़े स्ट्रिक्ट एक्शन के थ्रू जो है उसको लेना चाहिए। ठीक है ना। फिर फाइनली उसने कहा कि ये जो सक्सेसफुल इवेंट हो पाया, सिचुएशन जो हैंडल हुई सक्सेसफुली, इट प्रूव्स दैट कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स कैन इंडीड बी कंट्रोल्ड व्हेन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव शोज डिटर्मिनेशन। अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चाहे और डिटर्मिनेशन दिखाए तो ये जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। फिर ऑथर ने फर्दर ये भी कहा कि इनवर्स इज ऑल्सो ट्रू। इसका इनवर्स भी शुरू है कि द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑफन कॉम्प्लिसिट इन कम्युनल वायलेंस। ये अगर कहीं ना कहीं जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी वो भी मिली भगत से ही जो है कम्युनल वायलेंस होता है। ठीक है ना। क्योंकि अगर वो चाहे तो कंट्रोल हो सकता है, जैसा कि इस इवेंट में देखने को मिला है। ठीक है ना। ऑल फॉर स्मॉल इंडिया पुश फॉर स्मॉल बिजनेसेस एट द G20 ट्रेड समिट मस्ट बी परस्यूड। तो जो द जो अभी G20 समिट का जो एक्चुअली वो जो चल रहा है, ठीक है ना, G20 में इन्वेस्टमेंट जो मिनिस्टर्स की, जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स जो G20 नेशंस के थे, उनकी अभी जो एक तरह से मीटिंग हुई है या उसमें जो कम्युनिक इशू हुआ है, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग ये है। ठीक है ना। The G20 nations did agree to take joint actions to reaffirm the world's faith in cross-border commerce and investment flows as a route to prosperity and growth for all। ठीक है ना। इन्होंने ये reaffirm किया है joint action। और गवर्नमेंट काउंटेड 5 concrete and action oriented deliverables from the meeting। और मीटिंग से जो है 5
मेनली जो है कॉन्क्रीट और एक्शन ओरिएंटेड जो है डिलीवरेबल्स निकल के आए कि किन 5 जो है पॉइंट्स पे या एरियाज में जो है वो काम किया जा सकता है। उनमें से 2 तो यहाँ पे मेंशन है ऊपर। पहला है अ डायलॉग ऑन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स टू ब्रिज रेगुलेटरी डाइवर्जेंसेज अक्रॉस कंट्रीज एंड अ कंपेंडियम ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेज फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज सच एज मेडिसिन, लॉ एंड नर्सिंग। तो एक तो प्रोफेशनल सर्विसेज में जो है वो क्वालिफिकेशन जो है उनको रिकॉग्नाइज करने के म्यूचुअल रिकॉग्निशन दिया जाए, ठीक है ना। और दूसरा जो है इनके बीच मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है और जो रेगुलेटरी डाइवर्जेंसेज हैं कंट्रीज के बीच में उसको जो है एक तरह से रिकॉग्नाइज किया जाए ये चीजें, ठीक है। तो 2 तो ये हुए। बाकी जो सॉरी ये फर्स्ट था कि रिकॉग्निशन देना उनको। सेकंड ये था कि a generic framework to map global value chains essentially to identify the weakest links and mitigate any shocks like those seen during the pandemic। वही कि जो सब ग्लोबल वैल्यू चेन्स है, सप्लाई चेन्स है, उनको जो है एक तरह से फ्रेमवर्क में उनको अच्छे से स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उसके लिए आपको ग्लोबल जो है फ्रेमवर्क को तैयार करना पड़ेगा, मैप तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो ये वीकेस्ट लिंक्स थे उनको एक तरह से या तो ठीक करना पड़ेगा, उनको रिमूव करना पड़ेगा। और जो इस तरह के शॉक्स जैसे पेंडेमिक के टाइम पे जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स फेल हो गई थी वो देखने को मिलते हैं, उनको कहीं ना कहीं एड्रेस करने के लिए जो है वो एक स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर फर्दर डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स टू ईज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज वेलकम। दूसरा जो ट्रेड डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज करने की बात करें जिससे जो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो है वो इजीली हो सके, वो है। फिर what has been coined as the Jaipur call for action to enhance micro, small and medium enterprises access to information may yield quicker and more tangible results। और एक जयपुर कॉल फॉर एक्शन टू एनहांस एमएसएमईज की बात हुई है जिसमें इंफॉर्मेशन को एक्सेस देने की बात करी और इससे जो है कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑथर ये बोल रहे हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर है या डब्ल्यूटीओ या अंकटाड है विच ऑपरेट द ग्लोबल ट्रेड हेल्प डेस्क, दीज हैव बीन आस्क्ड टू वर्क विद G20 मेंबर्स to upgrade their data portal for businesses and bridge the information asymmetry that often hinders small players। और इस information asymmetry की वजह से जो छोटे प्लेयर्स हैं मेनली जो स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज है वो जो पीछे रह जाते हैं एक तरह से, तो उसको कहीं ना कहीं अच्छा अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग अच्छी से होगी तो वो एड्रेस हो सकते हैं उनके से, वो पीछे नहीं रहेंगे, वो भी एक तरह से प्लेइंग फील्ड में आ जाएंगे। तो यही सारे एरियाज बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का लीड आर्टिकल था द इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमी इन द क्रॉस हेयर्स। तो जो टसल देखने को मिल रहा था, जो डिबेट देखने को मिल रही थी, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, और जो अभी जो रिसेंट जो बिल उसमें पार्लियामेंट में जो आया था रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल लिखा गया है। तो बेसिकली जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना दिया था मार्च 2 में, उसमें उन्होंने डायरेक्ट किया था कि जब तक कोई लॉ या एक्ट एनेक्ट नहीं किया जाता है तब तक जो है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट रहेगा वो एक कमेटी के द्वारा किया जाएगा जिसमें जो है प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी रहेगी वो उसके रहेंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। लेकिन जो रिसेंट जो इसमें आया तो मतलब जो जजमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का वाज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स ब्रॉड बेसिंग ऑफ द ईसीआई एंड एनहांसिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो कहीं ना कहीं जो ईसीआई का अपॉइंटमेंट था या ईसीआई जो एक अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको एक तरह से ब्रॉड बेसिंग प्रोवाइड की थी उस स्टेप ने, ठीक है ना। क्योंकि आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ प्रोविजन फॉर सच अ लॉ टू बी एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। हालांकि आर्टिकल 324 में ये कहा गया, ये प्रोविजन है कि जो पार्लियामेंट है वो एनेक्ट करेगी ये लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अभी तक आपने कोई लॉ क्यों नहीं इसमें एनेक्ट किया है जिसमें इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट जो है वो हो। तो उन्होंने फॉर द टाइमिंग अरेंजमेंट के लिए जो है इन तीनों लोगों को जो है वो एज ए मेंबर बनाया था उस पैनल का, ठीक है ना। लेकिन जो बिल जो पेश किया गवर्नमेंट ने, जो बिल लेके आई थी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, उसमें क्या हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह जो उन्होंने जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को जो है मेंबर बना दिया टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर एज ए मेंबर। मतलब उसका रिप्लेसमेंट सीजीआई से कर दिया, बेसिकली सीजीआई का रिप्लेसमेंट जो है उस मेंबर के साथ कर दिया। तो उसी के रिगार्डिंग ये है कि एक्सपीरियंस ऑथर ने यहाँ पे ये भी कहा है कि द एक्सपीरियंस एंड रिसर्च शो दैट इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स स्पेशली दोज विद अथॉरिटेरियन स्टेट्स डू नॉट यूजुअली डू अवे विद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बट इंस्टेड रिलेंटलेसली वर्क टुवर्ड्स मेकिंग देम प्लायंट। तो जो अथॉरिटेरियन जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स होती हैं और वो भी
जिनका थोड़ा अथॉरिटेरियन टिंज होता है जिनके उसमें, तो वो क्या करते हैं, वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल कंप्लीटली उसको एबोलिश नहीं करती हैं। वो क्या करते हैं, उनको ऐसे बनाती हैं कि उनको वीकन किया जाए या उनको प्लाइंट बनाया जाए। प्लाइंट मतलब उनके कंप्लायंस के अकॉर्डिंग, कि वो उनके अकॉर्डिंग ही काम करे, ठीक है ना। तो इशू तो हालांकि डिबेट में रहा था। तो फोकल पॉइंट में ऑथर ने ये बताया है कि डिफरेंसेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी ओवर इट्स अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वीकन। तो जो उसकी जो अथॉरिटी है, उसका स्टेटस है, वो कहीं ना कहीं वीकन होता हुआ नजर आ रहा है। ऑथर ने यहाँ पे कुछ कमिटीज का जिक्र किया है, कुछ जिसमें से इवन रूलिंग पार्टी के द्वारा कुछ लीडर्स और जो कमिटीज थी वो भी मेंशन्ड है यहाँ पे, जिन्होंने सबने ही जो है इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग जो है चीजें बताई थी। इसमें वीएम तारकुंडे कमेटी की बात की थी, जो 1975 में जयप्रकाश नारायण ने अपॉइंट की थी। दिनेश गोस्वामी कमेटी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग जो अपॉइंट हुई थी, जो 1990s में देन प्राइम मिनिस्टर ने जो है सेटअप की थी। उसके बाद सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की अगर हम बात करें, तो उसने अपनी चौथी रिपोर्ट जो 2009 में पेश की थी, उन सब ने ही, और इसके अलावा और ने भी ये रिकमेंडेशन बनाई थी कि जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए ईसीआई के मेंबर का, शुड बी मोर ब्रॉड बेस्ड, ज्यादा ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए और किसी कॉलेजियम के थ्रू होना चाहिए, देन लीविंग दिस सोनली टू द गवर्नमेंट ऑन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट मेड दीज अपॉइंटमेंट। खाली गवर्नमेंट के उस पे नहीं छोड़ देना चाहिए जिसकी एडवाइस पे जो है वो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड बेस्ड होना, उसके लिए कोई कॉलेजियम होना चाहिए। 2006 में एक सजेशन बनाया गया था बाय द फॉर्मर सीईसी बीबी टंडन टू द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उन्होंने एक 7 मेंबर कमिटी विच हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो है वो सजेस्ट की थी दैट इट शुड चूज द सीईसी एंड अदर ईसी। और उस जो 7 मेंबर कमेटी में थे वो लोकसभा के स्पीकर, लीडर ऑफ पोजीशन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा, लॉ मिनिस्टर, डिप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय द सीजीआई, ये सब मेंबर जो है उन्होंने उसका पार्ट बताया था, ठीक है ना। वहीं पे अगर अरुण जेटली जी की बात करें, तो उन्होंने भी प्रेस रिलीज में जो है 2006 में उन्होंने ये बोला था कि एनी मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन बाय गवर्नमेंट और दियर नॉमिनी विल बी डिस्ट्रक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन जो थे उस टाइम पे अरुण जेटली जी, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे उस टाइम पे अरुण जेटली जी, उन्होंने जो है ये स्टेटमेंट दी थी। उसके बाद 2012 में जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के और फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हमारे रह चुके हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी, he has reiterated the argument that such a collegium should be formed with the prime minister as its chairman, with the CGI, the minister of law and justice and the leader of the opposition in the Lok Sabha and the Rajya Sabha as its members। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें, ये सारी ही कमेटी जितनी भी पीछे बात हुई है, उन्होंने सबने ही या तो सीजीआई को एज ए पार्ट मेंबर रखा है उसको, या जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको जो है एज ए मेंबर जो है प्रपोज किया था। और किसी भी कम्युनिटी ने जो है ऐसा प्रपोज नहीं किया, देयर वाज नेवर मेड अ सजेशन दैट अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर शुड बी बेस्टोड विद दिस मेंबरशिप एंड दैट टू बाय रिप्लेसिंग द सीजीआई, की यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को जो है ये मेंबरशिप जो है या मेंबर है जो रखा जाए किसी भी कम्युनिटी ने, या है किसी भी, जो हमने बीजेपी मेंबर्स की लीडर्स की बात की, एक्चुअली उन्होंने भी इसको जो है सजेस्ट नहीं किया था, लेकिन ये सारे सजेशंस जो है एक्चुअली तब थे जब वो पावर में नहीं थे, क्योंकि ये सारे के सारे ही सजेशन जो है तब के हैं जब कांग्रेस गवर्नमेंट या जो दूसरी गवर्नमेंट थी वो पावर में थी, ठीक है ना। तो ऑथर ने यही कहा है कि मतलब अब जो स्टैंड है बेसिकली वो चेंज हो रहा है। तो ऑथर का यही कहना है कि जो ईसीआई है उसको जो है has been held to be reliable, responsible and trustworthy institution by the people of India, और उसका स्टेटस जो है वो हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ना कि स्टैट्यूटरी मीन्स के थ्रू जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है ये वाली, उसके ऊपर फर्म ग्रिप बनाने की जरूरत है गवर्नमेंट को, या फिर जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसको, ठीक है ना। इंडिया एंड द हर्डल ऑफ कन्विंसिंग द वोटर, हालांकि पॉलिटिकल आर्टिकल इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, सिर्फ आपको ये जानना है क्योंकि कुछ जो वनडे टाइप एग्जाम्स उनमें पूछा जाता है कि इंडिया के आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तो इंडिया की फुल फॉर्म है द इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, और ये 26 मेंबर की जो है पोजीशन अलायंस जो है ये बनी हुई है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। बस आगे बढ़ते हैं। गिग वर्कर्स बिल्स, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, तो जो राजस्थान जो गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस किया था, राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स एंड वेलफेयर बिल 2023, तो इसको हालांकि एम किया गया था इंश्योरिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स, लेकिन हालांकि इंटेंट बहुत अच्छा था, नोटवर्दी फीचर्स थे, लेकिन जो बिल में काफी एस्पेक्ट्स हैं जो कि जिनमें अभी सुधार की जरूरत है, या जो कि एक्चुअली क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे 4 मेजर जो इश्यूज हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं ऑथर ने, दैट कुड पॉसिबली कॉन्स्ट्रिक्ट द रेमिट एंड रीच ऑफ द बिल, जिससे जो है कहीं ना कहीं जो बिल की रीच है
वो हमें घटती सी नजर आती है, या जो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस जो है एक तरह से प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो इसमें बताया इशू वो बताया ऑथर ने डेफिनेशंस का, कि जो जो गिग वर्कर और एग्रीगेटर की डेफिनेशन है बिल में वो एक तरह से क्लियर नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली जो सोशल सिक्योरिटी कोड है 2020 उससे लिए गए हैं, जहाँ पे जो है ये बताया कि जो गिग वर्कर जो है वो बेसिकली उस टाइप के वर्कर्स हैं हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट्स इन अ वर्क अरेंजमेंट and earns from such activities outside the traditional employer-employee relationship, जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉय रिलेशनशिप से बाहर होते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये जो डेफिनेशंस है ऑथर के बनी, दीज आर फार फ्रॉम क्लियर एंड बाइंडिंग इन ट्रीटिंग द एग्रीगेटर एज एम्प्लॉयर्स, क्योंकि ये एग्रीगेटर को जो है एम्प्लॉयर के रूप में नहीं बता रही है, एक तरह से उसमें क्लैरिफाई नहीं किया गया। दिस लैकिंग हैज अ क्रूशियल बेयरिंग एज गिग वर्कर्स वुड देन बी सीन एज अ कॉन्ट्रैक्टर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड एंड नॉट एज एम्प्लॉइज बाय द एग्रीगेटर, क्योंकि इस कंडीशन में वो गिग वर्कर्स को एज ए कॉन्ट्रैक्टर्स या सेल्फ एम्प्लॉयड वो कह के जो है बता देंगे, और वो एम्प्लॉइज नहीं रह जाएंगे एग्रीगेटर के। तो ये क्लियर डेफिनेशन नहीं है। फिर करंटली अगर इसमें बाकी कंट्रीज का एग्जांपल देते हुए उसने यहाँ पे इनको इश्यूज को बताया है, तो उसने बताया कि अगर हम देखें तो ये जो अगर हम देखें कैलिफोर्निया का जो लेबर कोड है, तो उसने जो है गिग वर्कर को ये बोला है कि जैसे उसने अपने अंदर यहाँ इंटीग्रेट किया था इसमें कि जो डिलीवरी पीपल एम्प्लॉय किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, वो जो है एम्प्लॉयज कंसिडर किए जाएंगे रादर देन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स अनलेस द कंपनी डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द पर्सन इज फ्री फ्रॉम कंट्रोल बाय द कंपनी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वर्क इन डिसाइडिंग वर्क आवर्स एक्स्ट्रा। अगर वो ये वर्कर डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे उसके, या परफॉर्मेंस ऑफ वर्क उसका क्या रहेगा, वो कंपनी के टर्म्स के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो यानी कि वो एम्प्लॉय माना जाएगा उसका, ना कि वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर माना जाएगा। उसी तरह से यूके के सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उबर ड्राइवर्स के केस में ये रूल किया था दैट दीज मस्ट बी ट्रीटेड एज वर्कर्स एंड नॉट एज सेल्फ एम्प्लॉयड, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं माना जाएगा। और ये वाली चीज उन्होंने अपने जो यूके का एम्प्लॉयमेंट राइट्स एक्ट 1996 था उसके भी उसमें भी इंटीग्रेट किया गया था। तो इसी तरह की जरूरत ये भी है कि जो राजस्थान जो ये बिल जो गिग वर्कर से रिलेटेड था, इस तरह के प्रोविजंस इसमें भी इंक्लूड किए जाए। हालांकि ऐसा देखने को नहीं मिला था। द राजस्थान बिल अडॉप्ट इक्विवोकल डेफिनेशंस अमीनेबल फॉर कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन, तो इस तरह के प्रोविजंस उन्होंने नहीं किए थे, उसने डेफिनेशंस एज इट जो है वो उठा ली थी। दूसरा जो इशू ऑथर ने बताया दैट इज रिगार्डिंग प्रोविजंस, द बिल इज लिमिटेड इन इट्स एबिलिटी टू इंटीग्रेट एग्जिस्टिंग लेबर लॉज इनटू इट्स एम्बिटी, hence the aggregators will continue to be insulated from the complying with the mandates of the labor laws and remain evasive from responsibility of providing the gig workers with workplace entitlement। जो भी वर्कप्लेस एंटाइटमेंट्स उनको होने चाहिए, प्रोवाइड होने चाहिए, वो एक तरह से उनसे वो बच जाएंगे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉ जो हैं वो एक्चुअली इंटीग्रेट नहीं हुए हैं इस बिल के थ्रू। ठीक है ना। वहीं ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल दिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, जिन्होंने अपने जो लॉज हैं उनमें कुछ की चेंजेस लाए थे। एक्चुअली उन्होंने वोकेबलरी को जो है जो एक्चुअली थी उसको थोड़ा सा चेंज किया था। जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाली जो वोकेबलरी थी वो अब एग्जिस्ट नहीं करती, उन्होंने उनको चेंज कर दिया। और अब जो है उन्होंने क्या कर दिया, ए पर्सन कंडक्टिंग अ बिजनेस और अंडरटेकिंग पीसीबीयू कर दिया है, एंड ए वर्कर इन देयर वर्क प्लेस जो है इनको डेफिनेशन में कर दिया। मतलब वर्कर इन द वर्क प्लेस का मतलब कोई भी वर्कर हो गया, वो चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, या कैसा भी हो। और अगर आप एक पर्सन कंडक्टिंग बिजनेस और अंडरटेकिंग कर दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एम्प्लॉयड है या नहीं है, वो एग्रीगेटर है या नहीं है, या वो कॉन्ट्रैक्टर है क्या है। अगर वो कोई भी आदमी है वो बिजनेस कंडक्टर कर रहा है, मतलब इस तरह की वोकेबलरी लाने से क्या हुआ है, इससे ज्यादा इंश्योरेंस हो गया है कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो वर्कर की है वो इंश्योर हो पाएगी व्हाइल एट द वर्क प्लेस और एनीवेयर एल्स व्हाइल वर्किंग। कहीं भी अगर वो या तो वर्क प्लेस पे या कहीं भी वर्क कर रहा है तो उसकी जो हेल्थ और सेफ्टी वो ज्यादा इंश्योर हो पाएगी इस तरह से। तो तीसरी जो प्रॉब्लम ऑथर ने बताई है, द बिल एम्स टू क्रिएट अ database of gig workers wherein the details of the gig workers onboarded or registered with the platform would be transferred to the proposed gig workers welfare board, उस पे की जाएगी। और जो इशू है यहाँ पे वो ये है कि जो वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वो सिर्फ एक बार करना पड़ेगा, और उसके बाद वो कंटिन्यू रहेगा फॉर परपेचुटी, मतलब इनवैलिड टाइम के लिए वो कंटिन्यू कर सकता है। दिस प्रोग्रेसिव एलिमेंट माइट बिकम एन अनइंटेंडेड इम्पेडिमेंट, और जो प्रोग्रेसिव स्टेप था कि बार बार रजिस्ट्रेशन ना करना पड़े, वो कहीं ना कहीं अनइंटेंडेड इम्पेडिमेंट की तरह एक तरह से आड़े आ रहा है। क्यों? क्योंकि would a mandatory system of registration enable the aggregators to get to know about the workers details of employment with multiple aggregators and come out with mechanisms that impair the opportunity choices before the gig workers। क्योंकि क्या होता है, गिग वर्कर जो होते हैं ये कई बार मल्टीपल एग्रीगेटर्स के साथ जो है रजिस्टर्ड होते हैं, तो अगर डाटा ये एग्रीगेटर्स के पास रहेगा तो उनको पता चल जाए वो कितने लोगों के साथ जो है प्रेजेंटली जो है वो अटैच्ड है या इंटीग्रेट उनके साथ अपॉइंटमेंट में है,
और इससे जो है उनके जो चांसेस अपॉर्चुनिटी चॉइसेस हैं जो गीग वर्कर्स के पास हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। द बिल हैज नो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म इन दिस रिगार्ड, और इस रिगार्ड में कोई प्रिवेंटिव मेजर जो है बिल ने वो नहीं लगाई है। चौथा जो मेजर इशू ऑथर ने बताया यहाँ पे, द बिल एट इट्स कोर एम्स टू गारंटी सोशल सिक्योरिटी टू प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स। हालांकि जो मेन एम है वो ये था कि सोशल सिक्योरिटी गारंटी हो सके टू गिग वर्कर्स, ठीक है ना, बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग अ रिप्रेजेंटेटिव वेलफेयर बोर्ड एंड क्रिएटिंग अ वेलफेयर फंड। एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए जिसमें रिप्रेजेंटेशन रहे गिग वर्कर्स का भी रहे, एम्प्लॉइज का भी रहे, एग्रीगेटर्स का भी रहे, और एक वेलफेयर फंड जो है तैयार करे। लेकिन it neither defines categorically what constitutes social security nor specifies welfare measures that can broadly be construed as social security। लेकिन ना तो उसने ये बताया कि सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होगा, ना उसने स्पेसिफिकली वेलफेयर मेजर्स बताए जिनको जो है सोशल सिक्योरिटी की तरह से मान लिया कि ये वाली वेलफेयर मेजर जो सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है, ठीक है ना। तो ये चारों इश्यूज ऑथर के अकॉर्डिंग जो है मेन इश्यूज थे जिन्होंने एक्चुअली एक तरह से रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। The cost of meals rose by 65% in 5 years, wages by just 37%। तो डाटा पॉइंट में आज का आया है, बेसिकली जो डाटा लिया गया है ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एंड द रिपोर्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टिमेट फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट के रिगार्डिंग लिया है। महाराष्ट्र स्टेट को चूज किया गया है यहाँ पे बेसिकली क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डाटा जो है रेगुलर डाटा वहाँ पे मिल पाया, इसलिए। तो ऑथर ने जो डाटा इसमें निकल के आया वो ये है कि जो कॉस्ट है होम कुक्ड वेजिटेरियन थाली की इन मुंबई वो इंक्रीज हो गई लगभग 75 और 65% से इन लास्ट 5 इयर्स। लेकिन वहीं पे अगर एवरेज वेज की बात करें विच आर अर्न्ड बाय कैजुअल लेबरर वर्किंग इन अर्बन महाराष्ट्र वो केवल 37% से ही इंक्रीज हुए हैं, और अगर सैलरीड वर्कर की बात करें वो केवल 28% से इंक्रीज हुए हैं। तो यानी कि कॉस्ट जो फूड की हुई है बेसिकली थाली की वो ज्यादा बढ़ गई है। तो इससे क्या होगा, इट विल लीडिंग टू इंक्रीजिंगली अनबैलेंस और अनफुलिंग मील। तो जाहिर सी बात है अनबैलेंस फूड की तरफ जो है लोगों को जाना पड़ सकता है या पड़ रहा है बेसिकली, क्योंकि वो जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो एक तरह से वनरेबल सेक्शंस मान के या पुअर लोग हैं। ओनली द वेजेस सैलरीज ऑफ द मैन इन महाराष्ट्र वर कंसीडर्ड एज द लेटेस्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन मुंबई फॉर मैन वाज 70.5% व्हाइल इट वाज 18.5 फॉर वुमेन। और इस जो ये जो डाटा पॉइंट दिया गया है इसमें केवल जो वेज या सैलरीज हैं वो मैन के ही कंसीडर किए गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर लेटेस्ट जो लेबर फोर्स सर्वे पार्टिसिपेंट रेट देखें तो उसमें मैन का 70.5% था और वुमेन का केवल 18.8% था। वुमेन्स को अगर लेते तो शायद ज्यादा अच्छी पिक्चर हो ना पाती, ठीक है ना, तो और ज्यादा मतलब ये एक्स्ट्रा देखने को मिलता। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग 2 थालीज एवरी डे फॉर ए मंथ व्हेन कंसिडर्ड एज ए शेयर ऑफ वेजेस सैलरीज इंक्रीज फ्रॉम 22.5% ऑफ ए कैजुअल लेबरर्स मंथली अर्निंग इन 2018 टू 27.2% 2023। वही अगर कॉस्ट ऑफ देखें हम मेकिंग 2 थालीज एवरी डे एक मंथ, तो जो शेयर है वेजेस सैलरी का वो 22.5% से बढ़ के जो है 27.2% हो गया 2023 में, ठीक है ना। रेगुलर सैलरी के केस में देखें तो वो 9.9% से बढ़ के जो है 12.8% हो गया है। फिर ऑथर ने ये भी बताया कि ये जो इसमें जो थाली प्रिपरेशन में इंग्रेडिएंट्स लिए गए थे जिनकी कॉस्ट देखी गई थी उसमें सिर्फ उनको लिया गया है जिनका डाटा अवेलेबल था। उसके अलावा और भी चीजें चाहिए जैसे कि स्पाइसेज और घी वगैरह हैं तो उनका डाटा अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए उनको नहीं लिया गया। तो इसलिए ये और भी ज्यादा और कॉस्ट जो है बढ़ती हुई दिखाई देती है अगर हम रियलिटी चेक देखें, अगर सारे इंग्रेडिएंट्स को लिया जाता। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग थाली वुड बी इन इवन हायर शेयर ऑफ सैलरीज वेजेस देन व्हाट वाज एस्टेंटेड इन दिस एक्सरसाइज। तो ये उसने बताया कि कॉस्ट ऑफ जो थाली है वो काफी हाई है जबकि वेजेस सैलरी जो है इतने नहीं बढ़े हैं। डिसेक्टिंग पाकिस्तान साइबर सागा, तो मेनली इशू तो यहाँ पे हमने जो हाईलाइट कर रखा है वो ये है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स स्टेड बाय हिस्ट्री ऑफ कूस कोलिशंस एंड assassinations is by nature rife with conspiracy theories. Chief among these theories that its political leadership is being pulled by one externalist on another, yet at this point it is hard to look away from the cold hard fact। तो इशू ये है या पूरा मुद्दा ये है कि जो लास्ट वीक है पुलिस जो पाकिस्तान में थी उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को अरेस्ट किया था एंड चार्ज हिम अलोंग विद मिस्टर खान अंडर सेक्शन 5 एंड 9 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंडर जो है इनको जो है वो चार्ज किया गया है फॉर इलीगली रिटेनिंग अ डिप्लोमेटिक केबल सेंट बाय पाकिस्तानी एम्बेसडर टू द यूएस असद मजीद खान इन मार्च 2022 में जो केबल सेंट गया था उसको एक तरह से इलीगली रिटेन करने के रिगार्डिंग ये चार्ज फ्रेम गए थे। तो अर्लियर दिस मंथ द कंटेंट्स ऑफ द साइबर साइफर वर फाइनली रिप्रोड्यूस्ड बाय द यूएस वेब पोर्टल द इंटरसेप्ट। और ये आया कैसे था, जो यूएस का वेब पोर्टल है द इंटरसेप्ट उसने ये इस साइफर को जो है रिप्रोड्यूस किया था। और इस केबल में क्या था, इट डिस्क्राइब्ड अ
मीटिंग बिटवीन द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स एंड द पाकिस्तान एम्बेसी इन वाशिंगटन ऑन March 7, 2022. The US Assistant Secretary of State for South and Central Asia, Donald Lu, reportedly expressed the US deep disapproval of Imran Khan's visit to Moscow on February 24, which coincided with the Russian President Vladimir Putin's invasion of यूक्रेन। ठीक है ना, जिस दिन उनकी विजिट थी उसी दिन जो है इन्वेड जो है रशिया ने किया था। हालांकि जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज है उन्होंने ये कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं, उन्होंने एक्चुअली एक तरह से नहीं कहा कि यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया उस अटैक में। मिस्टर लू ऑल्सो purportedly said, I think if the no confidence vote set for April 9, 2020 against the Prime Minister Imran Khan succeeds, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at a decision by the Prime Minister। उसके बाद जो है ये जो गवर्नमेंट थी इमरान खान की वो जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट पास हुआ और वो जो है वो गिर गई। ठीक है ना। आफ्टर मैथ में ऑथर ने बताया है कि जो रशिया जो पाकिस्तान का स्टैंड था, पॉलिसी थी टुवर्ड्स रशिया एंड यूक्रेन डिड नॉट शो ए परसेप्टेबल मूव अवे फ्रॉम मॉस्को। ठीक है ना, उसका व्यू थोड़ा सा चेंज हुआ। और उसके बाद जो आर्मी चीफ जनरल थे कमर जावेद बाजवा, उन्होंने भी स्पीकिंग एट इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद अप्रैल 22, 2022 ही स्लैम्ड रशियाज एक्शंस। उसके बाद उन्होंने रशिया के एक्शंस को जो है वो स्लैम किया और उन्होंने ये भी कहा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट Russian invasion against Ukraine was very unfortunate as thousands of people have been killed, millions made refugee and half of the Ukraine destroyed। ये बाद की स्टेटमेंट है आफ्टर मैथ में जो दिया गया था। उसके बाद यूएस का स्टैंस भी जो है वो बिहेवियर जो है वो टुवर्ड पाकिस्तान जो है काफी चेंज देखने को मिला था उसके बाद। ठीक है ना, तो ये ऑथर ने बताया कि ये सारा मतलब बेसिकली मेन इशू जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है ना। द जम्मू एंड कश्मीर बाइफर्केशन एंड इंटीग्रेशन विदाउट इंटीग्रिटी, तो बेसिकली ये एक जो न्यूज आर्टिकल पुराना था वहां से उठाया गया। तो 6 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था उसके रिगार्डिंग ये था, ये आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस बताया गया है। इसमें क्या था, तो मेन आइडिया यहाँ पे जो है वो ये है कि the constituent assembly as the embodiment of constituent power is what creates and authorizes, gives birth and grants the power to legislative assembly। constituent assembly actually legislative assembly को birth और power provide करती है। ठीक है ना। देयर इज नो इक्विवेलेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड लेजिस्लेटिव, और आप ये नहीं कह सकते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली आर इक्वल, तो उन दोनों के बीच इक्विवेलेंस नहीं है क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर और बर्थ एक्चुअली किससे मिला है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से मिला है। तो कहीं ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्यादा सुप्रीम है, ऐसा ऑथर ने यहाँ पे कंक्लूजिंग मतलब एक तरह से बताया है। नो वेयर इन द वर्ल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज कैन वन सी एन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट पासिंग ऑर्डर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं पे भी ये ऑथर ने यहाँ पे एक तरह से क्रिटिसाइज किया था वो जो ऑर्डर आया था 2019 में द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन वाला ऑर्डर जो आया था, जिसमें आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया था, जो 1954 का ऑर्डर था उसको ओवरराइड कर दिया गया था। तो ऑथर ने ये कहा था कि वर्ल्ड में ऐसा कभी भी देखने को मिला था कि कोई एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर पास करके जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए आपको अमेंडमेंट की जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन में, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप अमेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। हाउ देन मस्ट वी इंटरप्रेट आर्टिकल 373 इफ द लेटर इंटरप्रिटेशन इज नॉट यूजफुल। तो यहाँ पे ऑथर ने एक्चुअली ये बताया कि जो आर्टिकल 373 था उसमें क्लियरली मेंशन था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी उसके अप्रूवल से जो है इसको आर्टिकल 370 को वो जो है रिपील या अमेंड किया जा सकता था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बताया और वो डिसॉल्व हो गई, यानी कि उसके बाद तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। ठीक है, फिर तो मतलब कि जो आर्टिकल 373 को फिर इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं था। वहीं पे ऑथर ने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है उनको भी यहाँ पे बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हुई थी उसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर ने जो है इंट्रोड्यूस किया था प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ऑन October 17, 1949। He said that we have also agreed that the will of the people through the instrument of constituent assembly will determine the constitution of the state as well as the sphere of the union jurisdiction over the state. The president may, on the recommendation of that constituent assembly, issue an order that this article shall either cease to be operative or shall be operative only subject to such exceptions and modifications as may be specified by him. But before he issued any order of that kind, the recommendation of that constituent assembly will be a condition precedent। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में बोला गया था एक्चुअली, कॉन्स्टिट्यूशन उसमें जो प्रोविजंस किए गए थे, ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम पे। ठीक है ना।
फर्दर ऑथर ने ये बोला है फिर कि ये जो सेल्फ इंडल्जेंट नार्सिसिज्म है लेड टू शॉर्ट सर्किटिंग द एंटायर प्रोसेस इन लेटर एंड स्पिरिट। और जो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली से बताया, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली से करके जो है प्रेसिडेंट रूल हो गया। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने खुद के ही प्रपोजल को खुद ही रिकमेंड और अप्रूव कर दिया। ऐसा ऑथर ने यहाँ पे ये बताया कि इस तरह से ये जो एंटायर प्रोसेस था उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। तो ऑथर ने बोला फिर व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? It is a body of representatives who are the embodiment of the constituent power that is needed to co-constitute a nation state into existence. Actually, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रिप्रेजेंटेटिव है उस कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का जो चाहिए होती है नेशन स्टेट को एग्जिस्टेंट में लाने के लिए, ठीक है ना। सो एट द कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर इज डेमोक्रेटिक कंसेंट। और जो कोर है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का वो क्या है? वो डेमोक्रेटिक कंसेंट है। इंडिया ड्राइव्स इट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्न इज लेजिटिमेट बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक कंसेंट। क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन से हम जो है पावर ड्राइव करते हैं, लेजिटिमेसी ड्राइव करते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर किसमें है? वो जो डेमोक्रेटिक कंसेंट है उसमें वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो आर्टिकल 372 की अगर बात करें, इट क्लियरली मेंशंस दैट द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नीडेड टू बी टेकन ओनली बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कन्वीन्ड। कि जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप कन्वीन की जाएगी तो उससे पहले जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी कंकरेंस लेनी जरूरत है। देयर इज नो मेंशन दैट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल हैव दीज पावर्स आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व कर दी गई तो उसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया था कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये सारी पावर है जो कि ऊपर एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बताई गई थी। फिर फर्दर वही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वही है कि एक तरह से वो उसका पावर प्रोवाइड करती है और बर्थ प्रोवाइड करती है लेजिस्लेटिव असेंबली, और दोनों के बीच में कोई इक्विवेलेंस नहीं है। इफ एट ऑल the words constituent assembly in article 373 have to be read down, it has to be done in such a way that its core meaning is saved। और अगर किसी भी तरह से आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मीनिंग को पढ़ना भी था, मतलब आपको, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है नहीं तो आपको उसके मीनिंग को पढ़ना है ना कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या कॉन्स्टिट्यूट हुई है, तो वो कम से कम उसको इस तरीके से करना चाहिए था कि जो उसका कोर मीनिंग था, एक्चुअली जो डेमोक्रेटिक कंसेंट की बात की गई है वो कहीं ना कहीं रहना चाहिए था। ऐसा ऑथर ने यहाँ पे बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने इंटीग्रिटी और इंटीग्रेशन की बात की है कि इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व फोर्स्ड होमोजेनाइजेशन बट इंटीग्रिटी इज मोरल डिस्पोजिशन टुवर्ड्स ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी को जो है आपको प्रिवेल करना है, ठीक है ना कि इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं फोर्स्ड या कोर्सन का एलिमेंट दिखता है, लेकिन इंटीग्रिटी जो है इट इज अ मोरल डिस्पोजिशन टुवर्ड ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। तो ये यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे फाइनली ये डिस्कस किया है। आगे देखते हैं, एक आध इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम देख लेते हैं। यहाँ पे चंद्रयान के रिगार्डिंग एक था, यस दिस इज प्रज्ञान जो रोवर था चंद्रयान 3 का, इट हैज कंफर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन ऑन द मून सरफेस नियर इट साउथ पोल एंड इज स्टिल सर्चिंग फॉर हाइड्रोजन। तो सल्फर की तो खोज उसने कर लिया और अभी वो हाइड्रोजन को और देख रहा है कि क्या हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है साउथ पोल पे, ठीक है। तो ये अच्छी न्यूज है। इसके बाद एक, हाँ ये मॉनसून वूज में लिफ्ट फूड प्राइसेस, तो फूड प्राइसेस और हाई होने वाले हैं क्योंकि मानसून इस बार जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा। वाइड स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशंस इन रेनफॉल कपल्ड विद लोअर रिजर्वायर स्टोरेज लेवल्स मे हिट रूरल इकोनॉम्स एंड क्रॉप आउटपुट दिस ईयर दस डेंटिंग डिमांड एंड इंक्रीजिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो इन्फ्लेशन और हाई हो सकता है, कॉस्ट और हाई जा सकते हैं फूड ग्रेन्स की, फूड क्रॉप्स की, ऐसा बोला है इकोनॉमिस्ट एट केयर रेटिंग्स एंड बीओबी क्वेश्चन, ठीक है ना, इन्होंने जो है क्वेश्चन किया था। रेनफॉल तो इस बार कम हुआ। इकोनॉमिस्ट हैव फ्लैग्ड द रिस्क पोज्ड टू इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ बाय एरेटिक वेरिएशंस इन दिस ईयर साउथ वेस्ट मानसून। इस साल के जो साउथ वेस्ट मानसून में जो वेरिएशन देखने को मिले उसकी वजह से जो है रिस्क पोज हो गए हैं कि भाई इन्फ्लेशन और ऊपर जा सकता है। इन ऑगस्ट सो फार रेनफॉल इज 32% बिलो द मंथ्स लॉन्ग पीरियड एवरेज। जो लॉन्ग पीरियड एवरेज रहता है अगस्त में, उससे 32% बिलो रेनफॉल देखने को मिला इस पे, ड्रैगिंग द ओवरऑल मानसून टैली टू 8% बिलो एलपी। और जो ओवरऑल मानसून की देखें तो वो जो लॉन्ग टर्म एवरेज है, लॉन्ग पीरियड एवरेज है, उससे 8% जो है कम हुआ है। लोअर रिजर्वायर लेवल्स करंटली बिलो द 10 ईयर एवरेज में ऑल्सो हर्ट द राबी क्रॉप। दोस्तों जो रिजर्वायर्स का लेवल्स है वो भी 10 साल के एवरेज अगर देखें तो वो भी उससे कम चला गया है, और ये भी जो है राबी क्रॉप्स की जो सीजन है उसको अफेक्ट करने वाला है। और राइज इन फूड इन्फ्लेशन कुड फर्दर डिस्टेबलाइज द फीबल रूरल डिमांड रिकवरी। और जो हम रिकवरी की बात कर रहे हैं उसको और ज्यादा डिस्टेबलाइज कर सकता है ये जो फूड इन्फ्लेशन आने को आएगा, मतलब जो कि वो किया जा रहा है, प्रेडिक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच बढ़ाइए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू।